नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सामने रोज एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा और धीरे-धीरे अपन सब्जेक्ट पर स्विच करेंगे। सबसे पहले एमपी करंट को कवर करेंगे। एमपी करंट क्योंकि जो प्री आने वाला है एमपीपीएससी 2021 का उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, 2021 के लिए और आज का जो टॉपिक है वो 2020 के मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो प्री प्लस मेंस ये दोनों में काम आएगा। ठीक है, तो आइए अपन सबसे पहले देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि कमिश्नर सिस्टम, जो कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है भोपाल और इंदौर में, आखिर वो क्या है। ठीक है, तो आइए अपन उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले कमिश्नर सिस्टम हमारा लागू हुआ है तो उसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2009 में सबसे पहले हमारे यहाँ एडिशनल एएसपी सिस्टम चालू हुआ, एसएसपी सिस्टम जिसको अपन कहते हैं। कौन सा सिस्टम चालू हुआ? एसएसपी सिस्टम लागू किया गया। इससे व्यवस्था में कोई विशेष सुधार हमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में 2012 के अंदर डीआईजी सिस्टम लागू हुआ। ठीक है, और अब हमारे यहां ध्यान रखिएगा जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम लाया गया है उसमें जो एडीजी और आईजी रैंक के अफसर ही बैठेंगे यहां पे। मेरी बात समझ गए? तो ये थोड़ा सा तो बैकग्राउंड हुआ। आगे अपन बात करते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता या वजह क्या थी लाने की। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देश के जो 16 राज्य हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में हमारे यहाँ कमिश्नरी सिस्टम लागू है। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, मैं आपको मेजर सिटीज बता रहा हूं। और ऐसे 16 राज्य हैं जहां कमिश्नर सिस्टम कहीं ना कहीं किसी शहर में लागू है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में पहली बार मतलब 17वां राज्य क्या हुआ कमिश्नरी सिस्टम लागू करने वाला? कौन हुआ? तो मध्य प्रदेश हुआ। अब आइए मैं आपको आगे बताता हूं सिस्टम लाने की दो बड़ी वजह है। पहला क्या है? कानून व्यवस्था के जो मुद्दे हैं वो कलेक्टर की अनुमति, एसडीएम की अनुमति लेने से बहुत सारी वहां पेंडेंसी रहती है, वहां वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है। इस वजह से वर्कलोड को कम करने के लिए, दूसरा आबादी बढ़ रही है, तकनीकी अनेक समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं को निपटने के लिए या उन समस्याओं से निपटने के लिए हमने ये सिस्टम लाया। इस सिस्टम को समझने के लिए हम सबसे पहले भारत में कमिश्नरी प्रणाली के इतिहास को जानते हैं। अगर हम भारत के कमिश्नरी प्रणाली के इतिहास को समझेंगे तब मुझे लगता है हम बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूं क्या है। आजाद भारत के अंदर सबसे पहले 1861 में 1861 में क्या हुआ? पुलिस एक्ट आया। ये ध्यान रखिएगा जो आज हमारा पुलिस सिस्टम चल रहा है वो पुलिस अधिनियम 1861 1861 के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम। तो आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले कमिश्नरी सिस्टम लागू कब हुआ? तो बंगाल में लागू हुआ। ठीक है, बंगाल कोलकाता में सबसे पहले लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 1856 में। और किस एक्ट के तहत लागू हुआ? 1861 से पहले हो गया था, पर यह ध्यान रखिएगा कि कमिश्नरी सिस्टम भी फिर इसके अंतर्गत ला दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले कोलकाता में, उसके बाद मद्रास अर्थात चेन्नई में और फिर मुंबई में कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ। मेरी बात समझ गए? तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भारत में कमिश्नरी सिस्टम अंग्रेज लेके आए थे। कहां लेके आए थे? तो कोलकाता शहर में लेके आए थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुंबई में 1864 में और उसके बाद महाराष्ट्र में और उसके बाद 9 महानगरों में यह कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अब हम स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्र भारत में जब शुरू में व्यवस्था लागू की गई तो डुअल सिस्टम लागू किया गया था हमारा। ठीक है, हर जिले में क्या व्यवस्था थी? डुअल सिस्टम, जो इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से पहले था कि जो हमारी जिला प्रशासन इकाई है वो अलग होगी और पुलिस अलग होगी और इन दोनों के समन्वय से क्या होगा? काम होगा। मतलब जुडिशियल पावर हमारे सामान्य प्रशासन के पास रहेगा और पुलिस के पास पुलिस की शक्तियां रहेंगी, जिससे चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी रहेगी। आजाद भारत में कब सबसे पहले पुलिस प्रणाली लागू हुई या कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, दिल्ली में सबसे पहले कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ। ध्यान रखिएगा कब लागू हुआ? 1978 में। मैं आपको बता दूं कानपुर में भी यही कोशिश की गई थी, बट कानपुर में यह कोशिश फेल रही। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे पूछेगा आजाद भारत के में कमिश्नरी सिस्टम कब लागू हुआ? तो यह ध्यान रखिएगा कि
1978 में और दिल्ली के अंदर हुआ। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब कमिश्नरी सिस्टम को लागू करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई कि भाई ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो धर्मवीर समिति, ये आपके सामने है धर्मवीर आयोग। धर्मवीर आयोग ने 1977 में कहा था, ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्व राज्यपाल थे, इन्होंने कहा था कि 5 लाख से ऊपर जिस भी शहर की आबादी बढ़ जाए वहां कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाना चाहिए। उसके बाद आई पद्मनाभम समिति। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्री के अंदर हमसे ये समितियों के बारे में पूछ सकता है, और मेंस के अंदर क्योंकि कमीशंस जुड़े हुए हैं, मेंस में भी प्री में भी, तो कमीशंस डायरेक्ट पूछ सकता है। पद्मनाभम समिति की बात कर रहे हैं तो ये 2000 में आई और इसने भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली महानगरों में लागू करने का सुझाव दिया। 2005 में हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, इसने ड्राफ्ट बनाया और 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले स्थानों में पुलिस कमिश्नरी लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, अब देखिए हर जगह सेंट्रल क्यों लागू नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, जिला स्तर पर विधि जो व्यवस्था है वो हमारी कैसी है और उसकी वर्तमान प्रणाली कैसी है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए इस बार परिशिष्ट से क्वेश्चन आया था, तो इस लाइन पे और फोकस करिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस, ये यहां पे गलती से अनुच्छेद लिखा गया है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा अनुसूची है, अनुसूची 7, ये गलती से अनुच्छेद टाइप हो गया है, ध्यान रखिएगा ये गलत है, यहां अनुसूची होगा। अनुसूची 7 में प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार लोक व्यवस्था किसका मुद्दा है, पुलिस किसका मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है। लोक व्यवस्था प्रविष्टि 1 में है और पुलिस प्रविष्टि 2 में है, और ये स्टेट का मैटर है, ध्यान रखिएगा प्रविष्टियां क्वेश्चन में आती हैं। स्वतंत्रता के बाद सभी राज्यों में जिला स्तर पर यही व्यवस्था लागू हुई। जिला स्तर में क्या हुआ, जिला अधिकारी होगा और पुलिस अधीक्षक होंगे, और यह दोहरी व्यवस्था थी, इसे हम डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इसमें डुअल सिस्टम में क्या होता था, जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी। इसे चेक एंड बैलेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, पुलिस जो है, पुलिस की जो पावर है वो लिमिटेड हो जाती है, जिससे कहते हैं कि पुलिस लोगों पर अत्याचार करती है तो वो अत्याचार रुकेगा, इसलिए डुअल सिस्टम लाया गया था। बात समझ गए क्या? अब जैसे ये व्यवस्था कहां लाई जाएगी, विषम परिस्थिति जैसे दंगा है, कर्फ्यू की कंडीशन है, या अन्य कोई स्थिति है, उसमें अगर आपको रासुका लगा 144 धारा 144 या कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी है, तो कर्फ्यू लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्फ्यू लगाना है तो हमें एसडीएम और डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरी बात समझ गए? ये जो पुरानी प्रणाली थी वो सिस्टम है, उसको हम क्या कहते हैं, डुअल सिस्टम कहते हैं, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, अब कमिश्नरी प्रणाली क्या है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो कमिश्नरी प्रणाली में क्या होगा, कानून व्यवस्था की, ध्यान रखिएगा पूरी तो नहीं पर कानून व्यवस्था की जितनी शक्ति हैं वो पुलिस आयुक्त मतलब पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास चली जाएंगी। ठीक है, और कमिश्नर ऑफ जो पुलिस होगा वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ध्यान रखिएगा, पहले वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए जवाबदार होता था, पर अब वो किसके लिए जवाबदार होगा, डायरेक्ट राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। मेरी बात समझ गए क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट अगली बात, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी की जो कुछ धाराएं हैं, जिसकी पावर पहले डीएम अर्थात कलेक्टर और एसडीएम के पास थी, उसको अब किसके पास ले जाया जाएगा भैया, अब कमिश्नर के पास चली जाएंगी। सीआरपीसी की धारा 103, 116, 144, 145। ठीक है, इनके बारे में मैं सबके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सीआरपीसी कब आया, सीआरपीसी आया 1973 में। आप लोग मुझे आईपीसी का फुल फॉर्म और सीआरपीसी का फुल फॉर्म हालांकि मैंने बता दिया है, कमेंट बॉक्स में आईपीसी कब आया और आईपीसी का फुल फॉर्म मुझे बताइएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सीआरपीसी के तहत शक्ति मिलती है, ध्यान रखिएगा, कमिश्नर को भी और एसडीएम और डीएम अर्थात कलेक्टर को भी, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। आईपीसी की किसी भी धारा के तहत उनको शक्ति नहीं मिलती है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। अब आगे सीआरपीसी की धारा 20 सेक्शन 20 के तहत क्या है,
पुलिस आयुक्त को दंडाधिकारी की शक्ति दी गई, ठीक है। और 21 के तहत दंडाधिकारी की विशेष शक्तियां प्राप्त हैं कुछ मामलों में। किसकी धारा ध्यान रखिएगा, सीआरपीसी के सेक्शन 20 और सीआरपीसी के सेक्शन 21 इनको क्या बनाते हैं, मजिस्ट्रियल पावर देते हैं, ठीक है। किसको, पुलिस कमिश्नर को। कमिश्नर प्रणाली में कार्य क्षेत्र सीमा, उसमें क्या होगा, उसके अंदर क्या, लाइसेंस जारी करना, जैसे होटल के लाइसेंस, बार के लाइसेंस, और हमारे जैसे गन के लाइसेंस हैं, जितने भी गन के लाइसेंस हैं पहले कलेक्टर जारी करता था, अब कौन जारी करेगा, कमिश्नर जारी करेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ जो कमिश्नर सिस्टम है, क्या अंतर हुआ मैं आपको बताऊंगा, पहले कमिश्नर प्रणाली पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं कि विशेष परिस्थितियों में कहां बल प्रयोग करना है, कौन सा संवेदनशील मामला है, रासुका कहां कैसी लगानी है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो कि 1980 में आया था। अभी मैं रासुका के संबंध में मध्य प्रदेश में क्या अंतर है ये भी बताऊंगा। अभी मैं आपको राष्ट्रीय स्तर पे जो कमिश्नर प्रणाली है वो समझा रहा हूं। मेरी बात समझ गए क्या? तो चलिए अब अपन आगे आते हैं। कमिश्नर प्रणाली की हमारे मध्य प्रदेश में जरूरत या भारत में जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, वर्तमान में महानगरों में जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जनसंख्या का दबाव बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ अपराधों की संख्या में नई नई चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने में नई नई चुनौतियां, और डिजिटल इंडिया भी एक चुनौती के रूप में उभर कर आ रहा है, ठीक है। तो विधि व्यवस्था बनाने के लिए जो दोहरी व्यवस्था है, वह अप्रिय घटना को रोकने की स्थिति में जिला अधिकारी जो होता है उसका आकलन करने का आदेश करता है, और वह आदेश जो है वो कभी कभी लेट हो जाता है। और जब लेट होता है तो क्या होता है, एक समस्या क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ कमिश्नरी प्रणाली की जरूरत पड़ी। फिर इस व्यवस्था में दोनों ही अधिकारियों से अपेक्षित करते हैं हम कि समन्वय बने, उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। पर अनेक बार क्या होता है, समन्वय का हमें क्या दिखता है, अभाव। कलेक्टर अपने कार्य से पल्ला झाड़ लेता है, कमिश्नर अपने कार्य से पल्ला झाड़ लेता है, और सरकार जवाबदेहिता तय नहीं कर पाती है। तो अगर कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई, उसमें जब दंडाधिकारी की शक्ति और संपूर्ण शक्तियां हम अगर पुलिस को दे दिए, तो जवाबदार पुलिस किसके प्रति हो गई, सरकार के प्रति हो गई। और सरकार जो है अब किसको जवाबदार मान सकती है, तो ध्यान रखिएगा, पुलिस को, ठीक है। अब जो डुअल व्यवस्था होती है, द्वय व्यवस्था होती है, वह विषम परिस्थितियों में कठिन निर्णय लेने में, शीघ्र क्रियान्वयन करने में आसानी नहीं देती है। तो हमें अगर क्विक निर्णय लेना है, पुलिस को अगर क्विक निर्णय लेना है, तो उसके लिए भी यह आवश्यक है, ठीक है। अब अगली बात मैं आपको बता दूं कि शीर्ष जो अधिकारी होते हैं वह अपने निर्णय के लिए नौकरशाही में व्याप्त कमियों को दूर करने में हमको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। जो भी कमी होगी, मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है या फास्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इन सब चीजों का कोऑर्डिनेशन कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। शक्ति के एक ही पद में निहित होने से देखिए, चेक एंड बैलेंस जिसकी मैं अभी कुछ देर पहले बात किया था, नियंत्रण और संतुलन जो है वो बराबर बना रहेगा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में कमिश्नरी सिस्टम कब से प्रयास चल रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1977 में आयोग ने सिफारिश की थी कि कमिश्नरी प्रणाली होनी चाहिए, और 1978 में दिल्ली में कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई थी। तो 40 साल अर्थात 1981, लगभग लगभग 1981 से हमने कोशिश करना चालू कर दी कि कमिश्नरी प्रणाली लागू हो मध्य प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा, 40 साल से ये छठवां प्रयास है जब कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का प्रयास किया गया। पहली बार 1981 में यह सिस्टम लागू करने की पहल की गई। कब क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। 3 जून 1981 को अर्जुन सिंह उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज्यादा जहां पॉपुलेशन है, वहां भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में क्या होगा, कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी। कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, पर यह लागू नहीं हो पाई। ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि आईएएस लॉबी भी बहुत स्ट्रांग थी, इस वजह से यह नहीं हो पाया। यह हमारे लिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो हमारे लिए यह है कि यह प्रणाली लागू नहीं हुई। अगली बात अपन करते हैं 27 मार्च 1997। उस समय दिग्विजय सिंह थे क्या, सीएम, और उन्होंने भी प्रयास किया था कि हमारे यहां कमिश्नरी प्रणाली लागू हो जाए, पर यह प्रणाली लागू नहीं हो पाई। 2000 में दिग्विजय सिंह ने फिर मंथन किया। उसके बाद 2012 में ध्यान रखिएगा, राज्यपाल ने फिर से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू होगा, पर कार्यवाही फिर से नहीं हुई। 2018 में फिर से इसका प्रस्ताव आया, कैबिनेट में प्रस्तुत नहीं किया गया, और 9 दिसंबर 2021 लास्ट में जाकर
9 दिसंबर 2021 को भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई। प्रयास कब से कर रहे थे? 1981 से। ठीक है, अर्जुन सिंह ने भी किया, दिग्विजय सिंह ने भी किया, सफल नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने खुद 2012 में सोचा, सफल नहीं हुआ। 2018 में बात की, नहीं हुआ, पर 2021 में 9 दिसंबर 2021 को यह कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, एमपी में क्या क्या होगा? एमपी में पुलिस को अधिकार मिलेंगे। क्या क्या अधिकार मिलेंगे? अपन इसकी बात करते हैं कि एमपी में पुलिस को क्या क्या अधिकार मिलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पुलिस एक्ट। ठीक है, पुलिस एक्ट भाई 1861। क्या होगा? जितनी भी हमारी मेट्रो सिटीज होंगी उनका प्रशासन कौन चलाएगा? पुलिस आयुक्त, मतलब पुलिस कमिश्नर, जो कि कम से कम डीजीपी रैंक का होगा। अगला क्या अधिकार मिलेगा? बंदी जो अधिनियम है, ठीक है, जेल में बंद कैदियों की पेरोल, आपातकाल, इन सब की अनुशंसा और सशर्त छोड़ा जाएगा, शर्त के साथ छोड़ा जाएगा। ये कौन निर्धारित करेगा? पुलिस आयुक्त। ये पुलिस आयुक्त निर्धारित करेगा। ठीक है, विष अधिनियम, तेजाब बेचना है, नहीं बेचना है, कितनी सख्ती से बेचना है, तलाश लेना, जब्ती करना, इन सब का अधिकार किसके पास हो जाएगा? पुलिस के पास। अनैतिक व्यापार अधिनियम, जैसे प्रोस्टिट्यूशन होता है या दूसरी चीजें जिसमें महिलाओं को जबरदस्ती धकेल दिया जाता है, उनका संरक्षण करना, ये सब किसकी जवाबदारी हो जाएगी? पुलिस की जवाबदारी हो जाएगी। आगे, कानून के खिलाफ एक्टिविटी, केंद्र सरकार से संबंधित संगठन जितने भी गैर कानूनी गतिविधियों से प्रतिबंधित किया जा सकेगा, जिसको भी जितने भी गैर कानूनी एक्टिविटी होगी उसको डायरेक्ट पुलिस क्या कर पाएगी? अपने हिसाब से रेगुलेट कर पाएगी, उसको तुरंत कार्यवाही कर पाएगी। मोटरयान अधिनियम में क्या हाँ पार्किंग होगी, कहां पर शहर के अंदर पार्किंग एरिया बनाना है, कहां पर पार्किंग एरिया नहीं बनाना है, क्या गति सीमा होगी, यह सब भी निर्धारण मध्य प्रदेश की पुलिस करेगी। मध्य प्रदेश सुरक्षा अधिनियम, मध्य प्रदेश सुरक्षा अधिनियम में गुंडे, बदमाशों आदि में जिला बदल की जो कार्यवाही है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिला बदल की कार्यवाही पुलिस कर पाएगी। शासकीय गुप्त बात अधिनियम, गोपनीय दस्तावेजों को इस अधिनियम के विरुद्ध की गई गतिविधियों में कार्यवाही डायरेक्ट कौन कर पाएगा? पुलिस कर पाएगी। अब अपन आगे बात करते हैं, जनता के लिए क्या बदलेगा, जनता का क्या फायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहले ट्रैफिक सुधरेगा, क्राइम कम होगा, पुलिस की चौकसी जो होगी वो बढ़ेगी। पुलिस की चौकसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब अपन बात करते हैं, ये तीन बहुत ज्यादा, ट्रैफिक की बहुत समस्या है इंदौर में, आपको भी पता है, क्राइम बहुत ज्यादा है, और पुलिस की चौकसी ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये तीनों सुधरेंगे कहां? हमारे मध्य प्रदेश में जनता को ये लाभ होगा। अब आइए आपको मैं बताता हूं कि पदों का वितरण कैसे होगा। तो पुलिस कमिश्नर कौन कहलाएगा? कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन कहलाएगा? जो जिले का सर्वोच्च अफसर होगा, और वो किस रैंक का होगा? आईजी रैंक का होगा, और यह एक पद होगा। ठीक है, अगला 2 एसीपी होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कहेंगे। ठीक है, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कहेंगे, और ये कितने रहेंगे? डीआईजी रैंक के रहेंगे, और 2 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2। एसीपी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपन आते हैं, 8 डीसीपी रहेंगे। ठीक है, 8 डीसीपी, और इनकी रैंक क्या रहेगी? एसपी रैंक के रहेंगे। 12 एडिशनल डीसीपी रहेंगे, और वो क्या रहेंगे? ध्यान रखिएगा, जो एडिशनल डीसीपी होंगे वो किस रैंक के होंगे? तो वो एडिशनल एसपी के रैंक के होंगे। ठीक है, किस रैंक के होंगे? एडिशनल एसपी के रैंक के होंगे। और उसके बाद जो सीएसपी 30 क्या होंगे? सहायक पुलिस आयुक्त होंगे। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसको आप बोलते हो, वो सीएसपी लेवल के होंगे, उनकी संख्या होगी 2930। ठीक है, इंदौर और भोपाल में सिर्फ जो डीसीपी हैं, अर्थात अपन बात करते हैं यहाँ पे एडिशनल एसपी, उनकी संख्या में थोड़ा सा अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है, दोनों जगह लगभग लगभग सेम है। मेरी बात समझ गए? आपको कहां पे क्या चेंजेस हुए? अब आगे, दूसरे राज्यों की तुलना में कितनी शक्ति हम अपने पुलिस कमिश्नर सिस्टम में दे रहे हैं, कितनी शक्ति हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम में नहीं दे रहे हैं, उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये शिवराज का बीच का रास्ता बोलते हैं बहुत सारे जो विशेषज्ञ होते हैं। बीच का रास्ता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आईएएस लॉबी ऐसा कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, आईपीएस लॉबी की नहीं चलने देना चाहती, इसलिए कुछ शक्तियां मध्य प्रदेश के अंदर सीमित की गई हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कहां पे क्या सीमित किया गया है। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में क्या है?
जो जमानत देने या ना देने का अधिकार है वो किसके पास है? ध्यान रखिएगा, ये अधिकार जो है वो पुलिस कमिश्नर के पास है, वहीं पे न्यायालय लगता है। महाराष्ट्र में क्या है? जिला बदर वगैरह सब जुलूस निकालने इन सब की अनुमति किसके पास है? पुलिस कमिश्नर के पास है। ये नागपुर की स्थिति है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, यूपी में लखनऊ में है, कानपुर में है, बनारस में है, नोएडा में है कमिश्नर सिस्टम, और उसमें क्या है? पुलिस को अधिकार दिए गए हैं सीआरपीसी की धारा 130, 133, 145। इसमें भी क्या कर सकते हैं? पब्लिक न्यूसेंस में काबू करने के लिए अपने पुलिस और प्रशासन का स्वेच्छा से या अपने स्वविवेक से, स्वेच्छा से नहीं कहेंगे, स्वविवेक से प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे रासुका क्या है? रासुका की मध्य प्रदेश में पावर दी गई है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, रासुका की पावर अभी पुलिस कमिश्नर को नहीं दी गई है। अभी भी किसी के ऊपर रासुका लगानी है तो डीएम अर्थात जिले के कलेक्टर से मंजूरी लेनी पड़ेगी। आगे मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। रासुका क्या है? तो अभी आपको मैंने बताया था कि 1980 में रासुका आया, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के उपयोग अधिकार के लिए मिल सकती है, इनको जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे रासुका में लोगों को क्या किया जाता है, पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले पुलिस कमिश्नर सिस्टम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, जो नया जिला बदर पेरोल की सुनवाई, धरना प्रदर्शन, इसके लिए पुलिस से हवाला लेना पड़ेगा, मतलब पुलिस से आपको मंजूरी चाहिए। अगला क्या है? अगली बात अपन करते हैं कि जो धारा 145 है उसके तहत जमीन के कब्जे के खिलाफ जो अभियान कौन चलेगा, नहीं चलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? जो सेक्शन 145 है, काहे का? सीआरपीसी का। सीआरपीसी का सेक्शन 145 ध्यान रखिएगा, किसकी परमिशन से चलेगा? कमिश्नर ऑफ पुलिस की परमिशन से चलेगा। अब अपन आगे बात करते हैं कि क्या होगा। जो 145 के तहत की जो कार्यवाही है वो सीधे कौन कर पाएगा? कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। बात समझ गए? अब आगे बात करते हैं, माफियाओं के विरुद्ध अगर अभियान चलाना है तो पुलिस कमिश्नर डायरेक्ट चला पाएगा मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होता है, धारा 173 के तहत पुलिस कार्यवाही करेगी या प्रशासन? तो ध्यान रखिएगा 133 की पावर, जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि राजस्थान और यूपी, खासकर यूपी के अंदर ये पावर पुलिस कमिश्नर के पास है, पर हमारे यहां मध्य प्रदेश में 133 की पावर अभी भी एसडीएम के पास है। कोई पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट करता है तो उसको किस प्रकार से कार्यवाही की जाएगी? पहले वो मौके पे एसडीएम जाकर जांच करेगा कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है या नहीं, उसके आधार पर प्रशासन कार्य करेगा। अगर आप सोचे कि उसके आधार पर प्रशासन कार्य नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है, उसे क्या करना पड़ेगा? एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। 133 की पावर मध्य प्रदेश में नहीं है। अगली बात करते हैं, जिला बदर के केस में क्या होगा। जिला बदर के केस में यह ध्यान रखिएगा कि सुनवाई कलेक्टर ही करेगा, ठीक है। पर यह ध्यान रखिएगा, अब पुलिस के हवाले से सब कुछ होगा। पुराने केस में कलेक्टर करता था, माफ कीजिएगा, अब नए केस में सिर्फ और सिर्फ पुलिस। जिला बदर किसी का करना हो, वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो, उसका जिला बदर करना हो तो कौन करेगा? पुलिस करेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पावर मिल चुकी है कमिश्नर सिस्टम में पुलिस को। अब आते हैं रासुका केसों का क्या स्टेटस होगा। तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि रासुका केसों का क्या स्टेटस होगा। मैंने आपको बताया था कि पहले की तरह रासुका केस पुलिस के माध्यम से कलेक्टर के पास जाएंगे। और ये रासुका कब आई थी? मैंने आपको बताया 1980 में आई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है, ठीक है। इसको अपन एनएसए भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करेंगे, ठीक है, कि रासुका, देखिए रासुका के बारे में समझिएगा। रासुका पे मैं एक वीडियो कहेंगे तो अलग से बना दूंगा। क्या है, कभी भी आप कोई भी राष्ट्र विरोधी कार्य करोगे, ठीक है, तो रासुका के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। और रासुका का सबसे ज्यादा प्रयोग अभी कहां? कोरोना काल में हुआ। जिसने पुलिस का समर्थन नहीं किया, जिसने अभद्रता की, लोगों ने डॉक्टरों को मारा, वहां सब उनके ऊपर क्या लगा? रासुका लगाई गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 144 धारा 144 लागू कर दी जाती है। कहा जाता है कि 4 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग इकट्ठा नहीं हो सकती, है ना। तो इसकी कार्यवाही अब डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, इसकी पावर किसके पास? पहले कलेक्टर के पास थी, है ना। और अभी के लिए क्या है? अभी के लिए कमिश्नर जारी करेंगे इसके आदेश, ठीक है। इसके आदेश अब किसके पास पहुंच गए हैं? कमिश्नर के पास पहुंच गए हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं। रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन की मंजूरी और ज्ञापन कौन लेगा? तो भैया ध्यान रखिएगा, रैली की मंजूरी अब थाने से ही मिलेगी। एसडीएम से मंजूरी जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अब कहां से मिल जाएगी? डायरेक्ट थाने से। कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया है। पीएससी के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। अब ये धारा 107, 116 और 110 का क्या होगा? 107, 116, 110 धाराओं में कौन किसके पास पावर रहेगी? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो पावर रहेगी अब एसडीएम की जगह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास रहेगी, है ना? ठीक है, अगर किसी भी मामले में एसडीएम को ऐसा लगता है, ठीक है, तो वह अपने पास मामला बुला सकता है। पर ध्यान रखिएगा कि सीआरपीसी की सेक्शन 107, 116 और 110 इसकी पावर किसके पास रहेगी? तो ये पावर पुलिस के पास रहेगी। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब हथियारों के लाइसेंस देना और सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास रहेगा? तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ कलेक्टर के पास इसके अधिकार होंगे। कलेक्टर ही खनिज की भी अनुमति दे पाएगा, कलेक्टर लाइसेंस की अनुमति देगा, शराब लाइसेंस की अनुमति देगा, हथियार लाइसेंस की अनुमति कलेक्टर देगा। मेरी बात समझ गए क्या आप? ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, पड़ोसियों के पास अन्य कोई विवाद हुआ, ठीक है, तो पुलिस और एसडीएम दोनों ये कार्यवाही कर सकेंगे। पड़ोसी से कोई विवाद हुआ, किसी घटना के दौरान मरने से पहले डीडी बनाया कौन लेगा? ये बयान पुलिस के द्वारा लिए जाएंगे। पहले ये बयान जो होता था वो एसडीएम कोर्ट में होता था, ठीक है, और पुलिस तय करेगी पार्किंग स्थल नए सिस्टम के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ गए क्या? ये चेंजेस होंगे। हाँ, मैं आपको पहले दूसरे राज्यों के सिस्टम इसलिए बता दिए थे क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में पावर लिमिटेड की गई है कमिश्नर की, फुल फ्लेजेड पावर नहीं है। मेरी बात समझ गए? यातायात, पुलिस और पार्किंग की सारी व्यवस्था किसके पास होगी? तो ये भैया पूरी व्यवस्था किसके पास होगी? पुलिस कमिश्नर के पास होगी। अब अपन आगे बात करते हैं आलोचना। देखिए, पुलिस कमिश्नर सिस्टम की शुरू से आलोचना होती आई है और हमें इसकी आलोचना पढ़नी पड़ेगी। मेंस के अंदर पूछा जा सकता है। अभी तक मैंने आपको लाभ बताए कि भैया, मैंने आपको बताया था आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब इसकी आलोचना में सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे देखिए, लाभ में हमने देखा था कि अगर डुअल सिस्टम है तो देरी होती है, त्वरित निर्णय लेने में समस्या जाती है। पर होता क्या है कमिश्नर प्रणाली में? सरकारें जनता पर दबाव बनाने के लिए किसका यूज करने लगती हैं? कमिश्नर प्रणाली के तहत पुलिस का यूज करने लगती है। क्यों? क्योंकि अब पुलिस के ऊपर प्रशासन का दबाव नहीं है, अपने हिसाब से कार्यवाही कर सकती है, तो सरकारें प्रयोग करने लगती हैं। कमिश्नर प्रणाली में गिरफ्तारी वारंट, जमानत, भीड़ पर बल प्रयोग करना, लाठी चार्ज करना, ये सब किसके पास पावर चली जाती है? ये सब पावर चली जाती है कमिश्नर के पास। जो ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि अगर कमिश्नर के पास पावर है मतलब पुलिस जो है वो क्या कर रही है? अपने मन का कर रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर कर रही है, ऐसा माना जाता है। और हो सकता है सरकार ऐसा करे भी। बहुत सारी जगह आंदोलनों में हम देखते हैं कि पुलिस जोरदार लाठीचार्ज करती है। तो पहले इसके लिए किसकी परमिशन चाहिए? एसडीएम की चाहिए होती थी, अब वो परमिशन भी नहीं चाहिए। तो यह एक बहुत बड़ी आलोचना है किसकी? आप ये ध्यान रखिएगा, कमिश्नर प्रणाली की। ठीक है, अब संवेदनशील मामलों में क्या होता है? ये ध्यान रखिएगा, प्रशिक्षण और अनुभव की कमी है पुलिस के पास। अभी एसडीएम ये काम करता आ रहा है, डीएम ये काम करता आ रहा है, तो उसके पास क्या है? अनुभव है। पर अभी कमिश्नर्स के पास ही इस बात का अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्यवाही अभी तक कौन करता आया है? डीएम और एसडीएम। तो अभी इन्हें एक लंबे प्रशिक्षण सत्र की आवश्यकता है। मेरी बात समझ गए? जब ये एक लंबा प्रशिक्षण सत्र चल जाएगा तब जाकर हमें ये पता चलेगा कि हाँ भैया ठीक है, अब ये लोग निर्णय लेने में सक्षम हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की आलोचना। तो देखिए, मैंने आपको सारे डायमेंशन बताए कि कौन कौन सी धारा की पावर किसके पास जाएगी, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम क्या है, डुअल सिस्टम क्या है, दोनों बता दिया, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे आईपीसी की जो धारा, आईपीसी कब आया, और ये भी ध्यान रखिएगा कि आईपीसी की कोई भी सेक्शंस के तहत ना एसडीएम के पास पावर है और ना कमिश्नर के पास पावर है। जो भी पावर है वो सीआरपीसी की धारा के तहत है। कौन कौन सी धारा के तहत है ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा मैं और अच्छे वीडियो आपके पास ला पाऊंगा। मैंने आज सारे डायमेंशन को टच करने की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया, क्या क्या कौन कौन सी समितियां बनी, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि भैया हमें क्या क्या करना है, क्या क्या इसकी आलोचना हो सकती है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सारे डायमेंशन कवर किए।
अगर आप लोग यही इसी तरह मुझे एप्रिशिएट करते रहेंगे, मुझे बढ़ावा मिलेगा और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।